नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कराते हैं आपको उन खबरों से रूबरू जिसमें सबसे पहली प्रमुख खबर होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। जी हां, उत्तर प्रदेश वालों के लिए अब एक आज की खुशखबरी, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली लैंडिंग अब हो चुकी है, यानी कि ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है और ट्रायल रन के दौरान पहली लैंडिंग हुई है। और क्या कुछ ताजा अपडेट है पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी खबर है वो है सीरिया से जुड़ी हुई, जहां सीरिया में असद के बाद अब क्या, यानी कि भविष्य में और क्या कुछ नजर आ सकता है, अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, इन तमाम चीजों पर प्रमुखता के साथ बात करेंगे। सीरिया के बाद में जो तीसरी खबर है वो होगी बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हां, बांग्लादेश में क्या अब हिंदुओं पर अत्याचार थम जाएगा? आखिर ये सवाल क्यों बन रहा है, इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आज की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि आज की न्यूज पंच में यूपी वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, साल 2001 में जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और सालों का इंतजार अब आज खत्म हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। आज एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन भी किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद में ये विमान नोएडा एयरपोर्ट पहुंचा। ये ट्रायल रन 15 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 1334 हेक्टेयर में बना हुआ है, जिसे 29,650 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बनाया गया है। 4 चरणों में तैयार किया जा रहा है और अगले साल यहां से कमर्शियल उड़ानों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में से 25 घरेलू रूट और 3 इंटरनेशनल रूट पर सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 2 कार्गो फ्लाइट भी इस हवाई अड्डे से उड़ान भर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग भी हो चुकी है और 25 दिसंबर तक ये ट्रायल रन जो है वो चलेगा और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि अप्रैल में 2025 तक जो है कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत भी हो जाएगी। यानी कि जो सपना देखा गया था साल 2001 में, वो सपना अब साकार हो चुका है। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं कि नजर कि आखिर इस एयरपोर्ट में क्या कुछ है खास। सबसे पहले आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 6 रनवे होंगे आगे आने वाले समय में। हालांकि अभी ये बन रहा है, कई चरणों में इसको बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी और फिर आगे चल के 6 रनवे इस पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खासियत की बात जब हम कर रहे हैं तो भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अपने आप में एक खास इसको बनाता है। इसकी खासियत और क्या कुछ है वो ग्राफिक्स से जरिए आपको बता रहे हैं। कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि क्षमता को भी इसके साथ बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक साथ 178 विमान खड़े होने की सुविधा यहाँ पर है। पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि 178 विमान एक साथ यहाँ पर खड़े हो सके। इसके अलावा 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला हाईटेक एयरपोर्ट है। कई सारी हाईटेक सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी। जो लोग वहां पर जाएंगे वो एक अलग ही अनुभव आगे आने वाले समय में करेंगे। 3,900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जा रहा है वहां पर, और जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और साथ ही पहली लैंडिंग भी आज की गई है और लैंडिंग की जो ये उड़ान है ये दिल्ली से उड़ान भरी गई थी। प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर 2021 में इसकी आधारशिला रखी थी। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2001 में इस एयरपोर्ट को बनाने का सपना देखा गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सपा समाजवादी पार्टी जब आई शासनकाल में तो गौतम बुद्ध नगर से इसको आगरा के लिए शिफ्ट कर दिया गया और ये सपना वहीं की वहीं रह गया।
लेकिन अब ये सपना कहीं ना कहीं साकार हो चुका है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसकी खासियत क्या है वो लगातार आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो 5000 हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है। हालांकि अभी ये पूरा बनकर तैयार नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द अप्रैल में कहा जा रहा है कि शुरुआत इसकी हो जाएगी। आम जन को क्या कुछ सुविधाएं हैं वो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आम जन को इससे क्या कुछ सुविधाएं आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। तो आगरा को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट बनने से आगरा के लोगों को कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी। आगरा पहुंचने का जो समय है, जो घंटों का समय है, वो कहीं ना कहीं मिनटों में तब्दील हो जाएगा, मिनट अब लगेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पर्यटक एक्सप्रेसवे के जरिए कम समय में सीधे आगरा पहुंच सकेंगे। तो पर्यटन को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि आगरा तक का सफर जो है बेहद ही आसान और सुगम होने वाला है। पर्यटन को आगे चल के और फायदा इससे मिलने वाला है। तो ये तमाम फायदे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो बनकर तैयार हो चुका है और आज पहली लैंडिंग वहां पर कराई गई है। और विमानन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो आपको सुनाते हैं। Because as a minister, wherever I'm traveling and on the floor of the house also, many people have asked me when is the Jewar airport going to start. So today marks a very important landmark event for all of us, and in the near future also, with the cooperation between the state and central government and the team that is placed here, we are going to start the operations very soon. And special thanks to the team with Indigo also who have made this a possibility. They have sent the flight today for the validation, and in the future also they want to start many operations from this Jewar International Airport. So everyone is very excited about this airport. They all want to come together and work as a team, and they all want to cooperate for the success of this airport. So it is a great event and a very positive energy that I can see, and I would like to congratulate all the workers who have put in their sweat to make this a reality. So once again, special thanks to all of them, and my sincere best wishes to the team members at Noida International Airport. Thank you very much. तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब भी मैं किसी सभा में जाता था तो लगातार ये सवाल पूछा जाता था उनसे कि आखिर जेवर एयरपोर्ट कब बनकर तैयार हो जाएगा, वहां से उड़ानें कब शुरू होंगी। तो वो कह रहे हैं कि अब आज वो तारीख है जब कहीं ना कहीं उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ट्रायल रन आज किया गया है और ये ट्रायल रन आपको बता दें कि 25 तारीख तक ये ट्रायल रन रहेगा और उसके बाद में यानी कि अप्रैल 2025 में कमर्शियल भी कहीं ना कहीं ये शुरू हो जाएगा। तो ये थी प्रमुख खबर आज की, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों के लिए। इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां और जो अगली खबर है हमारी सीरिया से जुड़ी। सीरिया में तख्ता पलट अब हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर जा चुके हैं। 8 दिसंबर यानी बीता कल रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। हालांकि जो तस्वीर आज सीरिया की बनी है उसकी शुरुआत आज की नहीं है, बल्कि 13 साल पहले 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हाल ही में 27 नवंबर को इस्लामी विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़पें शुरू हुई। विद्रोही गुटों ने हमले तेज कर दिए और 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिनमें हम देखें तो प्रमुख रूप से सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, इसके साथ ही अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा इसमें शामिल है। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन बशर अल असद देश छोड़ने को आखिर क्यों मजबूर हो? हर कोई इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। साथ ही ये भी जानना चाहता है कि इस तख्तापलट का बाकी देशों पर क्या कुछ असर होगा। इन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ 6 तस्वीरें आज की, क्या कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं वो उस पर नजर डालते हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां यूएनएससी में कहीं ना कहीं बैठक बुलाई गई है सीरिया में हुए इस तख्तापलट को लेकर के, और ये इमरजेंसी मीटिंग है। इमरजेंसी मीटिंग में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अवसर का ये क्षण है। ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि असद अब मॉस्को पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीरिया से रवाना होने के बाद वो मॉस्को पहुंचे हैं। ये तीसरी तस्वीर। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो विद्रोही लगातार विद्रोह कर रहे थे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच चुके हैं और झंडे को लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं।
इसके साथ ही पांचवी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विद्रोहियों ने वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। जश्न मनाने के साथ उन्होंने अपने झंडे तो लहराए ही, साथ ही गोली भी चलाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। और उसके बाद में ये छठी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलेप्पो की, जो सैटेलाइट फुटेज वहां से ली गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पश्चिम एशिया की सियासत पर इसका क्या असर होगा, ग्राफिक्स के जरिए वो भी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जहां सीरिया गृह युद्ध पर पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से सटी हुई है सीरिया की सीमाएं। किस किस देश से ये जुड़ी हुई है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया के व्यापार मार्गों में ऊर्जा गलियारों तक पहुंच अब कहीं ना कहीं आसान होगी। तो पश्चिम एशिया की सियासत पर सीधे तौर पर नजर डाल रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पश्चिम एशिया में रूस का सबसे भरोसेमंद साथी है सीरिया। तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद में उसका क्या कुछ असर पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है, पश्चिम एशिया की सियासत पर पड़ रहा है, वो आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही सीरिया युद्ध, गृह युद्ध पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। तो तख्ता पलट तो अब हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा उसको लेकर के लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है। और ऐसे में जब ये तख्ता पलट हुआ है तो कोई देश इसमें अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई नरम भी पड़ रहा है। तख्ता पलट में कहीं तेवर दिख रहे हैं तो कहीं फेवर लिया जा रहा है। चीन की अगर हम बात करें तो सीरिया की स्थिति पर नजर है लगातार, और कहा जा रहा है कि देश में जल्द ही स्थिरता आ जाए। जर्मनी की तरफ से जो बयान आया उसमें कि सीरियाई जनता के लिए बड़ी राहत है, यानी कि जर्मनी के तेवर आप देख पा रहे हैं इनके इस बयान के जरिए। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है असद सरकार का पतन एक ऐतिहासिक दिन इसको बताया गया है, ये जो तख्ता पलट हुआ है। सत्ता हस्तांतरण से आतंकवादी संगठन ना उठाएं फायदा, ये तुर्की की तरफ से ये बयान सामने। तो अलग अलग देशों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस तख्ता पलट पर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। यूएई राजनीतिक विफलता का परिणाम है, ऐसा कहना है यूएई का, जो तख्ता पलट हुआ है सीरिया में। यमन की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के विस्तारवादी एजेंडे की ये विफलता है, विफलता सामने आई है ये तख्ता पलट के रूप में। फिलीपींस की तरफ से कहा जा रहा है कि संयम बरतें और हिंसा से बचे, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर खेलते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं। और सीरिया के भविष्य पर अब कहीं ना कहीं सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। असद के पतन से मध्य पूर्व में सत्ता की रेस अब और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, जिसमें रूस, ईरान, इजराइल और तुर्की सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही एचटीएस विद्रोही सैनिकों ने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है, और सिर्फ दमिश्क नहीं, यानी कि राजधानी नहीं, बल्कि इसके अलावा 4 और शहर हैं जिन पर कब्जा किया गया। रूस और ईरान ने हमेशा असद का समर्थन किया है। अब सीरिया के भविष्य पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भविष्य क्या होगा, कैसे वहां के लोग अब आगे अपना कामकाज चलाएंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने को तैयार सीरिया भी है। तो ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। असद को सत्ता से बेदखल करना एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा कहना है नेतन्याहू का। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त अनिल थॉमस हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है अचानक, हालांकि हम देखें तो इसकी नींव आज की नहीं है, बल्कि कई साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब तख्ता पलट के बाद में क्या भविष्य नजर आता है सीरिया का? बिल्कुल, 24 साल के जद्दोजहद के बाद आज ये दिन मेरे हिसाब से सीरिया में पॉसिबल हुआ है। और असद का एक तरह से रिजाइन करने के बाद रूस में शरण लेना साफ संकेत है कि लगभग लंबे समय बाद, जब से यहाँ इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति रहा है, तब से अब तक लेकर ईरान, ना कि ईरान, रूस और फिर हिजबुल्लाह, किसी का भी कंट्रोल सीरिया पर दिखता नहीं है। और मैं कहूँगा वहाँ के जो लोग हैं, जो अलग अलग जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे, वहाँ वो जाकर जो शरण लिए थे, अब जो हालात वहाँ डेवलप हो रहे सीरिया में, वो काफी उत्सुक है कि वापस एक बार घर लौटने का मौका है। क्योंकि असद का जो एक रूल था, उस रूल के समाप्त होने के बाद, लगभग 24 साल का जो शासन है वो खत्म होने के बाद उनके लिए एक उम्मीद जागी है। और वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब किसी भी माध्यम से, पहले होता था वहाँ गाड़ियों के जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां से वो गाड़ियों की मदद से आते थे, लेकिन अब में बस भरकर लोग वहां से एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं सीरिया वापस आने के लिए। क्योंकि सीरिया में जो बदलाव हुआ है उससे उन लोगों में काफी उम्मीद है कि एक बार फिर यहाँ शांति और बहाली, भले ही अब से कुछ समय लगे, लेकिन जरूर उनको घर वापसी आने का एक मौका मिलता दिखता है। जी अनिल, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, इसका सबसे सीधा मतलब एक तरह से देखिए तो मतलब
जो एक अस्ताना अकॉर्ड है जिसमें लगभग 22 मीटिंग्स हो चुके हैं और इस 22 मीटिंग में जिसका आखिरी पड़ाव था नवंबर के महीने में मीटिंग हुआ था और 27 तारीख को जब ये पूरा जिस तरह से ये एक तरह से जिसे रिवोल्ट कहते हैं या फिर विरोध कहते हैं उसकी शुरुआत हुई है और लगभग 11 दिन में मतलब पूरा कंट्रोल लूज करना ये साफ दर्शाता है कि मतलब जो फाइट बैक या फिर जो रिवोल्ट था वो काफी मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काफी सोच विचार होगा। जिस तरह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया, वहीं आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक होगी रूस के रिक्वेस्ट पर और वहां काफी कुछ मंथन किया जाएगा किस तरह से इस जो डेवलपिंग सिचुएशन है या फिर जो फ्लूइड सिचुएशन है वहां जो डेवलप हो रही है उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, जिस तरह से कंट्रोल हो जाए, ताकि ये जो फिलहाल जो प्लेयर्स इसे चला रहे हैं कहीं ये गलत हाथों में ना जाए, क्योंकि अगर गलत हाथों में जाए तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। वहां जो शांति की खोज है जरूर तख्ता पलट हुई है लेकिन शांति की खोज के लिए और समय लगेगा, तो ऐसे में जरूर आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी काफी महत्वपूर्ण रहेगी और उसमें देखना होगा कि क्या दिशा और दशा देते हैं सीरिया में जो गतिविधियां हो रही है और सीरिया में जो हालात डेवलप हो रहे हैं उस पर किस तरह से काबू पाने की कोशिश होती है। जी अनिल, अगर हम देखें तो असद को कहीं ना कहीं अब पुतिन की शरण मिल चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए वो ऑप्शन तभी था असद के पास कि जब असद अगर अपने आप इस्तीफा दे देते और उन्होंने शरण लिया, एक तरह से मैं कहूंगा कंसीड करना होता है। अगर कभी भी कोई राजा अगर इस तरह का कंसीड जब कोई किसी और देश में जाकर शरण लेता है तो ऑटोमेटिकली वो एक कंसीड अपने ग्राउंड को करता है और मैं कहूंगा जिस तरह से उन्होंने अब ये ग्राउंड कंसीड किया और रूस में उन्हें जो असाइलम मिली है ये मेरे हिसाब से एक दर्शाता है कि जो एक काल है उनका एक राज का समय था करीब 24 साल का वो खत्म होता है। और यहाँ मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर रूस ने जरूर उन्हें असाइलम दिया है लेकिन मुश्किलें रूस के लिए बढ़ेगी, क्योंकि ये देखना होगा कि एक बहुत ज्यादा पुतिन के मतलब क्लोज अलाइज थे सीरिया और अब सीरिया का अब इस तरह से गिरना मैं कहूंगा मेडिटेरेनियन में तो काफी मुश्किलें बढ़ाता है रूस के लिए आने वाले समय में। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल थॉमस तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीरिया में कहीं ना कहीं हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तख्ता पलट वहां पर हो चुका है। हालांकि आगे भविष्य क्या होगा इस पर चर्चाएं भी लगातार बनी हुई हैं और सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार थम जाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख करेंगे सबकी बड़ी खबर का। दिल्ली से सबकी बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची अब जारी कर दी गई है। लेकिन इस दूसरी सूची में जो नाम शामिल किए गए हैं और जिन जगह से इन उम्मीदवारों को उतारा गया है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की सीट जो है उसको बदल दिया गया है, अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया इस सीट से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया है। पटपड़गंज से मादीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया गया है। तो ये दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी कर दी गई है और इस दूसरी सूची में करीब 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन ये जो दूसरी सूची है इसमें सवाल खड़े होते हैं मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो सीट है उसे बदल दिया गया है, पटपड़गंज से
अब जंगपुरा उनकी सीट कर दी गई है। इससे पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जंगपुरा से इस बार अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमाते हुए नजर आएंगे। और ये जो सीट बदली गई है, इसके पीछे कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया की इस सीट को बदला गया है और पटपड़गंज से अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि इससे पहले हम देखें तो एक और सूची जारी की गई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब ये दूसरी सूची जारी की गई है और दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की जो बिसात है वो अब बिछ चुकी है और सीधे तौर पर लगातार जो पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार भी कर रही हैं, लोगों से रूबरू भी हो रही हैं। और ऐसे में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है उसकी तरफ से 2 सूची भी उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन खास बात यह कि मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली में, उनकी सीट को बदल दिया गया। जेल की हवा भी मनीष सिसोदिया खा चुके हैं और इस बार उनकी सीट को बदलने के पीछे आखिर क्या वजह है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। माधीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया गया है और वहीं मनीष सिसोदिया को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन सीट बदल के। पहले पटपड़गंज उनकी सीट थी और इस बार जंगपुरा उनकी सीट कर दी गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची अब जारी हो गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी है दिल्ली, और जहां बिछ चुकी है चुनावी बिसात, क्योंकि अब किसी भी वक्त कहीं ना कहीं हम देखें तो इलेक्शनों की घोषणा की जा सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और उससे पहले अब बिसात बिछ चुकी है। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी दमखम के साथ दिल्ली में लगातार जो वोटर्स हैं उनके पास पहुंच रही हैं, उनको लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार जो चीजें हैं वो उठाई जा रही हैं, मुद्दे भी कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम देखें तो उम्मीदवारों की सूची का भी ऐलान कर दिया गया है। ये दूसरी सूची हम सभी के सामने है, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया। इससे पहले पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट जंगपुरा कर दी गई है। और वहीं पटपड़गंज की अगर हम बात करें तो अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। और इस वक्त अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास में? सवाल यही है कि ये जो दूसरी सूची आई है इसमें मनीष सिसोदिया की सीट आखिर बदल दी गई, क्या वजह नजर आती है? देखो कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पिछली 11 लोगों की उम्मीदवारों की टिकट की लिस्ट और आज जो है 20 कैंडिडेट की जो टिकटों की जो सूची आई है उसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि 20 की 20 जो कैंडिडेट हैं सभी की जो सीटें हैं वो बदल दी गई हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया चूंकि लगातार जो है 3 बार से पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। और अगर आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो वजह है, अगर पिछला चुनाव आप देखें तो जो पिछली बार मनीष सिसोदिया का जो जीत का मार्जिन था मात्र 3703 वोटों से वो जीते थे और लगातार 8 राउंड तक पीछे रहे थे। पहली एक वो वजह एंटी इनकम्बेंसी का एक मामला, और दूसरा मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी में 17 महीने जेल की सजा काट के निकले और इसी साल 9 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आए। तो लगभग 17-18 महीने अपने जो क्षेत्र है उससे दूर रहे। और जिस तरह से जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है वो पूर्वांचल और उत्तरांचल का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसको एड्रेस करने में मनीष सिसोदिया नाकाम साबित रहे। पहली तो एक ये वजह, और दूसरी देखिए जिस तरह से अगर आप पिछले कई दिनों से देखें आम आदमी पार्टी में जो आपसी कलह है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जब आम आदमी पार्टी की एक सूची आती है तो लगातार जो विरोध है वो आते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है और जो कैंडिडेट है वो इस्तीफा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पीएससी की जो बैठक थी आम आदमी पार्टी के उसमें इस बात को डिस्कशन किया गया। और आप देखें जो ये सूची है मनीष सिसोदिया के अलावा जी अमरेंद्र, जब भी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से सूची जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह जरूर निकलकर सामने आती है। और अभी तक आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 11 उम्मीदवारों की पहली सूची और अब 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, किस तरह की अंतर्कलह अभी देखने को मिल रही है फिलहाल?
कृतिका देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माना जा सकता है कि कितनी जल्दी में आम आदमी पार्टी अपनी सूची जारी कर रही है। 11 पहली सूची में आते हैं, 20 दूसरी सूची में आते हैं और लगभग 45% जो कैंडिडेट है उनके नाम को अनाउंस कर दिया जाता है 62 उम्मीदवारों में। तो एक आपसी कलह तो नजर आ रही है। दूसरी जो पार्टी की इंटरनल जो एक कहेगी एक जो उन्होंने एजेंसी कराई है, उसमें जो है सभी लोग अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी और काम न करने की वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की जो उनकी एनालिसिस आए हैं, तो उसकी वजह से भी पीएससी में यह तय किया गया है कि जिस तरह से लोगों की अगर सीट को अगर बदल दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी भी कम हो सकती है और दूसरी तरफ जो कलह है उसको भी कम किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो अरविंद केजरीवाल की जो पीएससी की कमेटी की मीटिंग थी, उसमें इन मुद्दों पे अभी जो खत्म हुई है, ये मुद्दे भी खास रहे। सीट बदलने के बाद में क्या एंटी इनकम्बेंसी कम होगी या नहीं? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज न्यूज पंच में इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10:30 बजे और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।